तो हम बात कर रहे हैं बैटल ऑफ बंगाल की। सवाल यह हो रहा है कि जब कोरोना को लेकर दिल्ली में लॉकडाउन लग रहा है, मुंबई में बंदी हो रही है, तो ऐसे में पश्चिम बंगाल में 3 चरण के चुनाव कराने का क्या मतलब है? क्या ये एक चरण में नहीं हो सकते? ममता बनर्जी कहती है एक चरण में करवा लो, भारतीय जनता पार्टी इस पर कहती है कि नहीं नहीं 3 ही चरण हो तो बेहतर होगा। राहुल गांधी कहते हैं कि नहीं नहीं मैं तो कोई रैली करूंगा ही नहीं। हालांकि राहुल गांधी का बहुत कुछ स्टेक पर नहीं है पश्चिम बंगाल के अंदर, और उन पर आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि जब केरल और असम में चुनाव हो रहे थे, जहां पर वो टक्कर में हैं, तब भी कोरोना के मामले बढ़ रहे थे, लेकिन राहुल गांधी उस वक्त खामोश थे, क्योंकि केरल में ही सबसे पहले ये दूसरी लहर बढ़ना शुरू हुई थी। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बीजेपी से मेरे साथ प्रवक्ता अनिला सिंह जी है, विजय मिश्रा जी टीएमसी से मेरे साथ है, सुबीर भौमिक जी कोलकाता से मेरे साथ है, एनके सिंह सर दिल्ली से मेरे साथ है, मेरे साथ तापस सेन गुप्ता है, और मेरे साथ एम्स के पूर्व डायरेक्टर और जाने माने डॉक्टर एमसी मिश्रा है। तापस, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या कैलकुलेशन है ग्राउंड लेवल पर तापस, जिसके चलते बीजेपी को यह लगता है कि अगले 3 चरण के चुनाव भी जो शेड्यूल है उसके हिसाब से होने चाहिए, एक चरण में ना हो? क्या कैलकुलेशन है ग्राउंड पर? क्या मजबूरी है इन पॉलिटिकल पार्टीज की, खासतौर पर बीजेपी की? जी देखिए अगर आप बीजेपी की बात करें, अगर निस्संदेह से अगर चुनाव एक चरण में हो जाता है तो वो एडवांटेज तृणमूल कांग्रेस का, इसको लेकर कोई दुविधा नहीं है। लेकिन जितना चरण ज़्यादा रहेगा उतना बीजेपी के लिए अच्छा है, क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री 23 तारीख को उनकी 4 रैलियां पश्चिम बंगाल में शेड्यूल्ड है। अमित शाह रोज़ आ रहे, पिछले 3 दिन से वो पश्चिम बंगाल में 5-5, 6-6 रैलियाँ वो कर रहे हैं, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसीज वो विजिट कर रहे हैं। जितना ज़्यादा रैलीज होंगे उतना ही अमित शाह और नरेंद्र मोदी को पश्चिम बंगाल में देखा जा सकता है। और वही कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ही एक पोस्टर बॉय है भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो उनको जितना सामने रखा जाए, अमित शाह को जितना सामने रखा जाए, उतना बीजेपी के लिए वोट बैंक पर कैपिटलाइज करना आसान होगा। लेकिन अब पूरे पिक्चर की बात करें, अगर आप लेफ्ट कांग्रेस, तृणमूल, बीजेपी की बात करें, कहीं ना कहीं एक इच्छा की कमी है। ममता बनर्जी आज ये तो कह रही है कि मैं अपना स्पीच जो है वो आधे घंटे का कर दूंगी, और कोलकाता में चुनाव होने से पहले ममता बनर्जी सिर्फ एक ही सिंबॉलिक रैली करेंगी। लेकिन अगर आप देखें, अगर वो इतना ही चिंता करती हैं लोगों की, तो वो कल भी रैली कर रही है। कल कम से कम 3 रैलियां हैं ममता बनर्जी की, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, वहां जाकर वो करेंगे। तो ऐसा क्या है कि अगर 25 तारीख को वो एक रैली करती है, 26 को एक रैली करती है, तो लोगों की जान बच जाएगी। और 17 रैलियां बाकी है उनकी। जी 17 उसमें कोलकाता के भी कई सारे इलाकों में रैलीज था जो कर्टेल किया गया है। एक रैली कोलकाता के पूरे क्षेत्र में किया जाएगा, उत्तर और दक्षिण कोलकाता मिलाकर, जो अभी तक तृणमूल कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है लोगों। लेकिन जो बड़ी बात है कि ऐसा क्या है कि ममता बनर्जी कल जब रैली करेंगी तब लोग आएंगे, वो लोग इन्फेक्टेड नहीं होंगे, वो लोग उन लोगों जब इन्फेक्टेड होंगे तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेंगे? आप कह रहे हो कि ममता बनर्जी कोलकाता के चरणों में एक ही रैली, सिंबॉलिक रैली करेंगी। अगर आप दूसरी ओर देखें तो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से जिस तरह से बड़े बड़े दिग्गज नेता रोज आ रहे हैं, रोड शोज कर रहे हैं, मिठू चक्रवर्ती जा रहे हैं, हजारों की तादाद में लोग उमड़ पड़ रहे हैं, तो वो उन लोगों के बारे में कौन सोच रहा है? कहीं ना कहीं हमारे संविधान में जो लिखा हुआ है कि संविधान ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल और बाय द पीपल, डेमोक्रेसी लोगों के लिए है। अगर लोगों की जान मुसीबत में है तो कहीं ना कहीं, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो या फिर चुनाव आयोग हो, किसी ना किसी को एक स्टैंड पॉइंट लेना पड़ेगा। जहां पे एक विल की जरूरत है, वो विल कहीं दिखता नजर नहीं आ रहा है अभी। ठीक है, सीधे इसी सवाल को लेकर अनिला सिंह जी के पास चला जाओ। अनिला सिंह जी, मुझे बताइए, हो सकता है पश्चिम बंगाल जीत जाए, हो सकता है आपको चुनाव प्रचार का ज्यादा मौका मिल जाए, लेकिन अपोजिशन के पास आपको आरोप लगाने के लिए एक उलाहना हमेशा मौजूद रहेगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने तो 3 फेज में इलेक्शन कराए, कोविड के पीक पीरियड में भी। इसका जवाब कैसे देंगे अनिला सिंह जी, जब अपोजिशन के लोग आप पर आक्रमण करेंगे कि भाई बीजेपी की जीत के चलते ही 3 में इलेक्शन हुए, कोविड का संक्रमण सर पे आ जाने के बाद? दीपक जी, पहली बात तो ये मैं फिर रेपिटेटिव साउंड करूंगी, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी कंडक्ट नहीं करा रही है, इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करा रही है। इलेक्शन कमीशन को तय करना है कि बाकी जो फेजेस हैं उसको सिंगल फेज में करा दें, या जैसे जिस प्रकार से तैयारी है जो फेज। लेकिन आप ये भी जानती हैं कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स है, चुनाव आयोग बिना राजनीतिक पार्टियों की आम सहमति के कोई कदम नहीं उठाता, चाहे वो इलेक्शन शेड्यूल हो, चाहे वो बाकी की चीजें हो। और ऐसे महत्वपूर्ण मामले में आपकी राय महत्व रखती है। इनके सिंह सर ने अभी साफ साफ बताया कि बिना राय के चुनाव आयोग कुछ नहीं करता है।
अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी उसको लागू करना है तो ऑल पार्टी मीटिंग होती है उससे पहले। अगर चुनाव भी कराना है उसको तो चुनाव से पहले वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मिला के उनको राय देता है कि भाई किन किन पॉइंट पर आपको चुनाव कराना है, किन किन समय में आपको चुनाव कराना है। अनिला जी, इतना तो आप भी जानती हैं। नहीं तो दीपक जी, आप कटघरे में इलेक्शन कमीशन को खड़ा करिए। आप भारतीय जनता पार्टी को क्यों कर रहे हैं? आप भारतीय जनता पार्टी को क्यों घेर रहे हैं? आपसे मेरा मतलब है, मैं अपोजिशन की अगर बात करती हूँ, क्योंकि आप तो केवल प्रश्न कर रहे हैं कि भाई कल को भविष्य में जो विरोधी दल है आपको सदैव उलाहना देंगे। अरे भारतीय जनता पार्टी थोड़ी ना कंडक्ट करा रही है साहब। आप करवा दीजिए, स्थगित करवा दीजिए, आप कैंसिल करवा दीजिए। अगर भारतीय जनता पार्टी कोर्ट में जाकर बोले कि भाई नहीं 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 सिंगल फेज में होना चाहिए, नहीं 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 स्थगित नहीं होना चाहिए, तो मैं कहती हूँ कि आपकी बात बिल्कुल जायज है। यहाँ पर जो कुछ करना है इलेक्शन कमीशन को करना है, और ये क्यों दिखाया जा रहा है, ये क्यों कहलाया जा रहा है कि ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है ना भारतीय जनता पार्टी के कहने पे हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी थोड़ी ना इलेक्शन कमीशन है। जेपी नड्डा साहब, चलिए, एमसी मिश्रा साहब ए पॉलिटिकल आदमी है। एनके सिंह और सुबीर दादा तो दोनों पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिक्स कवर करते हैं, इसलिए उनके पास नहीं जाता। मैं डॉक्टर एमसी मिश्रा के पास सीधे जाता हूं। और क्या इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है कि चुनाव आयोग ये चुनाव आखिरी में जिद में 3 चरणों में कराना चाहता है, या लोग ये समझेंगे कि बीजेपी ऐसा चाहती थी? क्योंकि बीजेपी हमेशा से चाहती है कि भाई उसको कैंपेन के लिए अधिक से अधिक वक्त मिले। आपका इंप्रेशन क्या कहता है? क्या चुनाव आयोग इसे रोक रहा है या बीजेपी इसे रोक रही है? डॉक्टर मिश्रा, आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, इसमें चुनाव आयोग के पास 3-4 विकल्प हैं। पहला विकल्प जो एक सुझाव आया है, जहां से भी आया है, कि तीनों चरणों को एक में मिला दिया जाए। अगर वो संभव है, सिक्योर वेस्ट बंगाल में वायलेंस है, ये हम सब जानते हैं, और चुनाव को शांतिपूर्ण कराना ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है। दूसरा विकल्प ये है कि जितनी भीड़ जमा कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज, वो भीड़ आधी कर दें या तिहाई कर दें, और सबको मास्क बांटें वहां पे खड़े होके, और लगवाएं उनके मुंह पे अगर बुलाना चाह रहे हैं। तीसरा विकल्प है कि अभी इन तीनों फेजेस को स्थगित कर दिया जाए, और जब कोविड की सिचुएशन बेहतर हो जाए 2 महीने बाद, उस समय करा लें चुनाव। ये मतलब इसमें अगर संवैधानिक तौर पर कोई रोक नहीं है तो चुनाव आयोग ये फैसला पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग बुला के उसमें ले सकते हैं। और चौथी बात मैं ये कहूँगा कि देखिए, बिहार इलेक्शन जब हो रहा था तो हम लोग उस समय भी यही कह रहे थे कि पीक था कोविड का। उस समय का पीक था सितंबर अक्टूबर में, जब बिहार इलेक्शन अनाउंस हुए थे, और इलेक्शन पूरे पीक ऑफ कोविड में हुए बिहार इलेक्शन। लेकिन भाग्य सबका अच्छा रहा कि उसके बाद कोविड संक्रमण की रफ्तार बिहार में नहीं बढ़ी, वो निकल गए उसमें से। अब की से निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे ये नहीं पता, क्योंकि ये म्यूटेशन वाला वायरस है, इतना ज़्यादा पहले ही फैला हुआ है। तो इसमें क्या 2 हफ्ते बाद आखिरी चरण के क्या तांडव होगा कोविड का बंगाल में, ये कोई भी, हालांकि रूरल पॉपुलेशन में कोविड कम देखा गया है, अर्बन में कोविड का बढ़ाव ज़्यादा है। चाहे वो बम्बई हो, दिल्ली हो, कानपुर हो, लखनऊ हो, इलाहाबाद हो, पटना हो, कलकत्ता हो। सर, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, अपने अनुभव से बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश में गांव-गांव में पहुंच गया है। छोटे-छोटे गांव में कोविड के पेशेंट्स हैं। हाँ, इस बार रूरल पॉपुलेशन के अंदर भी कोविड कम से कम हिंदी हार्टलैंड में जा रहा है। नहीं है, वो तो है। देखिए, वायरस को कोई रोक तो सकता नहीं है, कोई भी नहीं रोक सकता इसको। अगर चुनाव आयोग अगर 3 चरण में कराने हैं आगे 3 फेज, तो चुनाव आयोग बिल्कुल ये निर्णय कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी से अपना एकीकरण करके कि इन तीनों फेजेस को जब भी संभव हो, जून के आखिर में, जुलाई में, अगस्त में। हम लोग बिहार इलेक्शन पे भी पूछ रहे थे कि क्या इसको स्थगित नहीं किया जा सकता, लेकिन वही बात है कि 6 महीने स्थगित करते तो अभी कोविड फिर चल रहा है, तो कितने दिन वो स्थगित कर सकते हैं, ये संविधान के तौर पे उनको देखना पड़ेगा। रिस्क और बेनिफिट दोनों उनको असेस करने पड़ेंगे, और उसके बाद वो निर्णय, एक कंसिडर्ड डिसीजन ले सकते हैं ये। ठीक है, सीधे मैं विजय मिश्रा जी के पास चलता हूं। विजय मिश्रा जी, आपने पॉलिटिकल ढंग से तो बोल दिया कि भाई 3 चरणों को 1 चरणों में करा ले, लेकिन कोविड की लड़ाई को आपने राजनीतिक क्यों बना दिया? प्रधानमंत्री जितनी भी बैठक बुला रहे हैं कोविड को लेकर, ममता बनर्जी जाती नहीं है।
बाद में जब उनको लगता है कि कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करना है तो वो लेटर लिख देती हैं कि भाई वैक्सीन दे दो, रेमडेसिवियर दे दो। पहले ये तो देखें, वहां तो ये भी आरोप लग रहे हैं ममता बनर्जी ने कि उन्होंने टेस्टिंग ही रोक दी है, वहां पर टेस्ट ही नहीं हो रहे हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। जी ऐसी बात नहीं है, टेस्ट हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने जो जो प्रिकॉशन लेने चाहिए थे, पश्चिम बंगाल सरकार ने अग्रिम प्रिकॉशन लिए हैं। हम लोगों ने, हमारी सरकार ने नहीं, मुझे ये बताइए क्या ममता बनर्जी जी के पास इतना वक्त नहीं है चुनाव प्रचार से कि अगर देश का प्रधानमंत्री कोई कोविड संभालने के लिए बैठक बुलाए तो उसको वो अटेंड करें? दीपक जी, हम लोगों की सरकार के पास वैक्सीन नहीं है, लोग आकर के एजिटेशन कर रहे हैं, परिस्थिति है। ममता बनर्जी जी, अरे मेरे भैया पहले इसका तो जवाब दीजिए कि प्रधानमंत्री अगर बैठक बुलाए तो उसमें ही ममता बनर्जी ना जाए, गुस्सा होकर उसके अंदर ही ना जाए, बैठक में जाए, वैक्सीन की बात करें, रेमडेसिवियर की बात करें, सबकी करें, पर बैठक में क्यों नहीं जा रही है? सिर्फ इसीलिए क्योंकि प्रधानमंत्री ने बुलाई है। सरकार ने बंद कर दिया है और जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उसमें आधे सरकारी कर्मचारी ही ड्यूटी पे आएंगे। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे विजय मित्रा। अगर सवाल का जवाब नहीं देंगे मैं सुबीर भौमिक जी और एनके सिंह साहब के पास चला जाऊंगा। ममता बनर्जी प्रधानमंत्री की बुलाई एक भी मीटिंग में क्यों नहीं शामिल हुई? सिर्फ राजनीतिक कारणों से नहीं शामिल हुई वो, इसका जवाब दीजिए, क्यों नहीं शामिल हुई वो? क्या उनको कोविड की लड़ाई इतनी हल्की लगती है क्योंकि उसका भी पॉलिटिकल मुद्दा बनाना चाहती है वो? देखिए क्यों नहीं शामिल हुई प्रधानमंत्री की बैठक में? हो बताइए मुझे। दीपक जी, मैंने उत्तर प्रदेश के उन सीनों को देखा है, आज तक के टीवी चैनल पे मैं देख रहा था कि पार्क में अनगिनत दाह संस्कार किए जा रहे हैं, जहां लोग टहलते हैं, पार्क में बैठते हैं। बंगाल में यह सिचुएशन, मेरे भैया पश्चिम बंगाल की बात करो ना, आपको उत्तर प्रदेश से क्या मतलब? मुझे ये बताइए, ममता बनर्जी प्रधानमंत्री की बुलाई एक भी बैठक में क्यों नहीं शामिल होती है? इसका तो जवाब दीजिए। इलेक्शन कमिश्नर कहीं ना कहीं किसी आरोप लगाने के लिए, एनके सिंह साहब, सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने के लिए ममता प्रधानमंत्री की बुलाई हुई बैठकों में नहीं जाती है, इसको कैसे देखते हैं आप? यह इतिहास इसी को और राजनीतिक पार्टी को। अब चुप हो जाइए विजय मिश्रा जी, सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं आप, एनके सिंह साहब, और फिर इसी सवाल को लेकर सुबीर साहब के पास जाऊंगा। दीपक जी, हमारी सरकार ने बहुत एक बड़ा इशू है, ह्यूमैनिटेरियन इशू है, जहां एक तरफ ममता जी जार रो रही हैं कि साहब हमारे लिए वैक्सीन नहीं है, हमारे लिए फला चीज नहीं है, एक उसमें कराइए एक चरण में, वहां पे कम से कम ये प्रोडक्टिव मीटिंग होती है, यहां पे आप अपनी बात कह सकती हैं और कहने के अलावा सुन सकती है। लेटर लिखना ये कोई बात थोड़ी हुई, इन मीटिंग में आप नहीं आएंगी तो आपसे कैसे माना जाएगा कि आप जनता की खैर ख्वाह हैं? बिल्कुल सही है कि अगर मीटिंग में नहीं आती हैं तो कोरोना को लेके आप जो भी जार रोएं वो उसका कोई मतलब नहीं है, वो पॉलिटिकल ड्रामा है, पहली बात। लेकिन दीपक जी एक चीज और है, इस देश का न्याय पिछले 1.25 साल से, करीब 1 साल से अगर वर्चुअल चल सकता है तो देश का चुनाव, एक राज्य का चुनाव क्यों नहीं वर्चुअल हो सकता? जबकि जो वर्चुअल वो होता है, न्याय होता है, उसमें 2 पक्ष होते हैं, तीसरा जज होता है और इंटरेक्ट करते हैं। अगर वो वर्चुअल हो सकता है साल भर में देश का न्याय, तो ये चुनाव, क्योंकि इसमें तो एक ही तरफ से नेता बोलता है, जनता सुनती है, इसको आप वर्चुअल क्यों नहीं कर सकते? पहला। दूसरा ये है कि क्या आप के लिए ये चुनाव में मोबिलाइजेशन, चुनाव आयोग के पूर्व अधिकारी से लेने की कोशिश की थी, और उनका कहना है जिसके संसाधन नहीं होंगे। सर मैं एक बात कहना चाहता हूं, यहां पर एक बात कहना चाहता हूं, उनका कहना यह है इलेक्शन कमीशन के नेताओं का कि प्रधानमंत्री जी ने एक वर्चुअल रैली की और उसमें समाज से जुड़े हुए हर व्यक्ति को जुड़ना है, लेकिन जिसके साथ वर्चुअल जुड़ने के संसाधन नहीं होंगे वो नहीं जुड़ पाएगा, और ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से ये एक एक्सक्यूज है और शायद इस एक्सक्यूज में थोड़ा सा दम भी है। आप कैसे देखते हैं इसको? क्योंकि ये चुनाव तो समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जिसके पास संसाधन है या नहीं है। आज आप टेलीविजन लगा रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, तो आप उसके लिए टेलीवाइज्ड कर दीजिए। आज दीपक चौरसिया जी अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, आप टेलीविजन पे चले जाइए, आप दुनिया के बड़े बड़े मैसेज टेलीविजन पे दे देते हैं। स्वच्छ भारत टेलीविजन पे सक्सेसफुल हो जाता है, तब तो कोई दिक्कत नहीं होती है। आप कोरोना जब लगाते हैं, जब लॉकडाउन लगाते हैं, उसका अनाउंसमेंट करते हैं तो क्या घर घर जाके करते हैं? लॉकडाउन आप नेशनल अनाउंसमेंट से करते हैं, नेशनल एड्रेस टू द नेशन से करते हैं, तो इसके लिए क्या दिक्कत है? इसलिए लॉजिक बड़ी भोंडी है। दूसरा यह है कि अगर ये हो सकता था तो फिजिबल था,
कर देना चाहिए था। और मुझे लगता है अभी भी वक्त वो है, क्योंकि जिस डायमेंशन में ये आर फैक्टर जिस तरह बढ़ रहा है, आपको ताजुब होगा दीपक जी, 1 मार्च को जब आप प्रोग्राम कर रहे थे उस दिन वेस्ट बंगाल में 200 से कम पेशेंट्स थे। आज जानते कितने हैं? 20 गुना पर डे 8,700 पेशेंट है, और ये बढ़ता जा रहा है। ये दोष किसको देंगे आप? और आप जानते हैं कि वहां पे स्वास्थ्य सेवाएं बहुत खराब है। वजह क्या है? इस बजट में 23% बजट का पैसा सिर्फ डेट सर्विस में जाता है। जो कर्ज लिया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने, उसके सर्विस में मतलब इंटरेस्ट में जाता है। लिहाजा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बहुत पैसा रहता नहीं है सरकार के पास। लिहाजा ये कोलैप्स कर जाएगा। मेरी चिंता इस बात को लेके है। सही बोल रहा हूं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और सुबीर दा, इसी सवाल को लेकर मैं आपके पास चलता हूं। क्या आपको लगता है कि शायद चुनाव आयोग अपने फैसले पर रिकंसीडर करे? क्योंकि देश में जिस तरह का माहौल सोशल मीडिया पे बन रहा है, जिस तरह से लोग आर्टिकल लिख रहे हैं, कुंभ को लेकर भी कहा गया, वो भी स्केल डाउन हो गया है, अब सिर्फ चुनाव बचा है। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में चुनाव आयोग चेत सकता है इस मुद्दे को लेकर? क्योंकि अभी भी एक लंबा वक्त है, 29 तारीख आने में अभी लगभग 10 दिन का वक्त बाकी है। चुनाव आयोग को अगले 24 घंटे में फैसला लेना चाहिए इसको लेकर। एनके सिंह साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब हमारे पास इतने ऑप्शंस हैं। मैं एक सवाल पूछता हूं, उस दिन कलकत्ता में जब बैठक हुआ, जो एनके सिंह साहब जैसे लोग, हमारे जैसे लोग, थोड़ा बहुत जिनको पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस का जानकारी है, इतने साल पत्रकारिता करने के तहत, अगर हम लोग इतना सवाल उठा सकते हैं, मैं पूछता हूं दीपक आपसे कि उस दिन जब ये आलोचना हुआ, जिस दिन वो इलेक्शन कमीशन का, ये सब मुद्दे तब क्यों नहीं उठाए गए? न ही पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग के भी कार्यकर्ता बैठे हुए थे। मतलब कि एक हमको करना है बैठक, हमने कर लिया। ये जो हम बंगला में गोयंग अच्छो बोलते हैं ना, ये गोयंग अच्छो वाला हिसाब है कि हमको करना है इसलिए हमने किया। एक चीज, ये फैसला बिल्कुल सही आपने कहा, ये 24 घंटे के अंदर ये फैसला लेना चाहिए। और अभी भी जो वक्त है, इसको कुछ इसके ऊपर फैसला लेना चाहिए। मैं एक चीज हमारे डॉक्टर मिश्रा से मैं सहमत नहीं हूं कि इसको अब जून महीने में ले जाओ, ये करो वो करो। जो चुनाव का फैसला, जिनको वोट जैसे देना है उन्होंने तय किया हुआ है, एक और चरण में इसको करके खत्म करो। और एक और चरण में करना संभव है, क्योंकि ये मानता हूं उनके साथ। यहीं पर रुकते हैं सुबीर दा, क्योंकि अफसोस हमारे पास वक्त आज के लिए इतना ही है। लेकिन हर शाम 5 बजे बैटल ऑफ बंगाल में हम आपसे मिलेंगे और कल विश्लेषण करेंगे एक बार फिर से कि आने वाली जो सीटें हैं उसमें कौन किस पर कितना भारी है, और क्या चुनाव आयोग इस पर रिकंसिडर करता है, फिर से कोई फैसला करता है, या एक फेज में चुनाव कराने की बात करता है। इस पर भी हमारी नजर होगी। फिलहाल एक ब्रेक।